हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथ जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहुंच चुके हैं जो हमारा जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन सीरीज चल रहे हैं उसमें आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि स्टूडेंट्स, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये हमारा जेई मेन का जो प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल आए हुए हैं उसके सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं, उसी सीरीज़ का यह एक वीडियो है जिसमें कि आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि जेई मेन 2019 में आया हुआ था, है ना। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट पे सवाल था। तो स्टूडेंट्स, ये जो सवाल है ये लोकस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में जेई मेन में, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 से 4 सवाल आते हैं। उसमें से एक सवाल लोकस पे बेस्ड हमेशा रहता है ना। 90% केस है कि लोकस पे बेस्ड एक सवाल जरूर आएगा। तो आप लोग जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा तो लोकस से क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा, है ना। तो देखिए, अब देखिए ये वाला जो सवाल है ये भी हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल तो है ही, लेकिन ये भी सवाल लोकस कंसेप्ट से है। तो देखो क्वेश्चन में क्या था कि इफ अ पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन, ठीक है, एक पॉइंट P है जो कि इस लाइन पे मूव कर रहा है। अब पॉइंट, अगर कोई पॉइंट मूव करता है तभी तो लोकस बनता है ना। जैसे सर्कल क्या होता है, सर्कल भी एक लोकस होता है। कैसे, किस पॉइंट का लोकस होता है? एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से के चारों तरफ, मतलब किसी फिक्स्ड पॉइंट्स के इर्द गिर्द कांस्टेंट डिस्टेंस पे घूमता है ना। सिमिलरली ये एक मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई पॉइंट मूव करेगा ना तो एक लोकस बनता है। पता ही है ये आपको, है ना। तो अब अगर कोई लाइन जैसे कोई पॉइंट है किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तो क्या बनेगा, एक लोकस बनेगा उस पॉइंट P का। अब देखो यहां तक आगे क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग से पढ़ता हूं एक बार सवाल को। लिखा हुआ है इफ अ पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन दिस, एक पॉइंट है जो इस लाइन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अब लोकस देखते हैं, P का पूछ रहा है। अगर P इस लाइन पे मूव कर रहा होगा तो P का लोकस क्यों पूछेगा, P का लोकस यही लाइन हो जाएगा। अगर मैं देखो लोकस का मतलब होता है पाथ, तो मैं जिस पाथ पे चल रहा हूँगा वही मेरा लोकस कहलाएगा। तो अगर P इस लाइन पे चलेगा तो लोकस तो इस P का यही होगा ना। तो P का लोकस नहीं पूछ रहा है। देखो आगे पढ़ते हैं किसका लोकस पूछ रहा है। इफ Q एंड R आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स, Q और R क्या है, दो फिक्स्ड पॉइंट है, और P क्या है, एक मूविंग पॉइंट है। अब कह रहा है क्वेश्चन में देन होगा ये, ठीक है, देन द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR। ये PQR एक ट्रायंगल है, उसके सेंट्रॉइड का लोकस पूछ रहा है। सुनना ध्यान से, मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं। देखो पहले तो ये लाइन बना लो, मान लेते हैं ये लाइन इस टाइप का है ना। देखिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझना कि ये एक्स एक्सिस है ना, ऐसा मत समझना कि ये एक्स एक्सिस है। तो जैसे कि लाइन बना दिए, लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x - 3y + 4 = 0, ये लाइन है। अब इस लाइन पे ना कोई पॉइंट P है, कहीं पे भी हो सकता है, कहीं होगा एक जगह पॉइंट P होगा। Q और R फिक्स पॉइंट है। मान लो Q यहाँ पे है, Q का कोऑर्डिनेट मान लो, मान क्या लो, दिया हुआ है, और R मान लो यहाँ पे कहीं है ना। और R का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, -2, ठीक है। अब देखिए P, सुनना ध्यान से, ये हो गया। मान लो P यहाँ पे कहीं है ना, अभी एट ए टाइम मान लो P यहाँ पे है, तो इसका सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं होगा। अब एक बात बताओ कि मान लो बाई चांस P चल के कभी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सुनना ध्यान से। मान लो P अभी यहाँ है तो सेंट्रॉइड यहाँ बन रहा है। P अगर यहाँ आ जाएगा तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, तो उस केस में ये ग्रीन वाला मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रायंगल होगा, है ना, ये ट्रायंगल होगा। तो सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं होगा। तो देखो सेंट्रॉइड यहाँ से चल के यहाँ आया, इसका मतलब P के मूव करने पे सेंट्रॉइड मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। P अगर चल रहा है, देखो अगर वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स इधर उधर मतलब रोटेट करेगा, मतलब चलेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका सेंट्रॉइड को भी इधर उधर शिफ्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये ब्लैक वाला एक ट्रायंगल है, ग्रीन वाला एक ट्रायंगल है। तो ब्लैक वाले ट्रायंगल के लिए P यहाँ है, ग्रीन वाले के लिए P यहाँ है। तो P मूव किया, ये यहाँ से यहाँ आया, तो सेंट्रॉइड भी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, समझ रहे हो ना, सेंट्रॉइड भी तो चलेगा कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब सेंट्रॉइड चलेगा तो सेंट्रॉइड का लोकस भी तो होगा कुछ ना कुछ। तो वही पूछ रहा है कि सेंट्रॉइड का लोकस पूछ रहा है अपने से। आ रही है बात समझ में? तो मान लो, ठीक है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है h, k, ठीक है। सेंट्रॉइड का क्या मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया, h, k मान लिया। आ रही है बात समझ में? एक मिनट, चलो, है ना। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया, h, k मान लिया। अब सुनना ध्यान से, क्या करूंगा मैं, देखो P का कोऑर्डिनेट कुछ तो लोगे,
ले लो, पी का कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा बीटा मान लो, है ना, पी का कोऑर्डिनेट क्या मान लो, अल्फा बीटा मान लो। यही पी का भी चल के यहाँ आ जाएगा तो यहाँ भी तुम अल्फा बीटा मान सकते हो। मैं ब्लैक वाला ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, है ना भाई। पी का कोऑर्डिनेट हो गया अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या आर्बिट्रेरी है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। क्यों चेंज हो रही है, इसी स्ट्रेट लाइन पे कहीं ना कहीं ये पी रहेगा। अब जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि एच क्या होगा, सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, तीनों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज होता है। मतलब तीनों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो और 3 से डिवाइड कर दो। तो एक वर्टेक्स अपना यहाँ पे P है, एक वर्टेक्स यहाँ पे Q है, और एक वर्टेक्स यहाँ पे R है। तो P Q R 3 वर्टेक्स है ना। तो देखो, तो जो H होगा वो क्या होगा, X को, H क्या है, सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो जो H होगा वो होगा, ये जो H होगा सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट, तीनों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो, अल्फा प्लस 1 प्लस 3/3 होगा। देखना ध्यान से, तो यहां से क्या हो जाएगा, H इक्वल टू अल्फा प्लस 4/3 ये होगा। अब आपको लगेगा इससे क्या हो जाएगा, इससे हम अगर हम कर भी ले तो कैसे निकालेंगे सेंट्रॉइड। सुनना, मैं क्या करूंगा, मैं यहां से ना अल्फा का वैल्यू निकालूंगा। और ये बात समझ में, सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट जब मैं सेंट्रॉइड का निकालूंगा तो वहां से मैं बीटा का वैल्यू निकालूंगा। अब अल्फा बीटा का वैल्यू निकालने से होगा क्या, देखते चलो। अल्फा और बीटा का वैल्यू मैं एच और के टर्म में पहले निकालूंगा, देखते चलो। तो यहां से अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 3h-4, बोलो ठीक है सर, आया समझ में यहां तक, ठीक है। ये हो गया h, और अब देख बताओ k क्या होगा, k क्या होगा, मतलब सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट का एवरेज। मतलब वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट को ऐड करो, 3 से डिवाइड करो। तो वर्टेक्स का एक y कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, उधर क्या है -2 है, और क्या है बीटा है, अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा, है ना। तो यहां से ये हो गया 1 मिनट, एच के है ना, हाँ ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा 3k इक्वल टू 4 - 2 2 प्लस बीटा, है ना। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3k - 2, बीटा का वैल्यू क्या आ गया, 3k - 2। अब सुनो, अब ये जो अल्फा बीटा है ये इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो अगर कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है तो वो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यही होता है ना कंसेप्ट। तो अल्फा बीटा इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या लिखेंगे, 2 अल्फा - 3 बीटा प्लस 4 = 0 होगा। ऐसा होगा या नहीं होगा, होगा। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू पता है आपको क्या है, अल्फा का वैल्यू एच और के में क्या है, लिखिए जरा, लिखिए 2 × अल्फा का वैल्यू लिख दो 3h - 4 - 3, बीटा का वैल्यू क्या है 3k - 2 प्लस 4 = 0। 1 मिनट में जरा मार्कर चेंज कर लो, हाँ ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करो, देखो h और k में एक इक्वेशन ले लो, जो इक्वेशन h के में बनेगा ना वही होगा सेंट्रॉइड का लोकस। तो बस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3 × 2 = 6, h - 8 9k हो जाएगा, और ये हो जाएगा +6, ठीक है दोस्त, और ये हो गया 4 = 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन होगा वो होगा 6h - 9k, 6 + 4 6 + 4 10 10 - 2 10 - 8 2 प्लस में 2, है ना, = 0। देखो h के में एक इक्वेशन आ गया, तो यही तो है। अब h को क्या रिप्लेस कर दो, h को रिप्लेस करो x से, और ना k को रिप्लेस कर दो, k को रिप्लेस करो y से, है ना। तो जरा करके बताओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 6x ठीक है -9y + 2 = 0, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब चलो ऑप्शन में देखते हैं, मतलब हमें एक इक्वेशन आया, एक लोकस का इक्वेशन आया। कौन से लोकस का इक्वेशन, सेंट्रॉइड का, सेंट्रॉइड का लोकस आया है, ये सेंट्रॉइड का लोकस का है, लोकस का इक्वेशन है ना, सॉरी। तो अब कह रहा है कि देन द, अच्छा ठीक है, ये लाइन है एक स्ट्रेट, देखो सेंट्रॉइड जब मूव करेगा ना, पी मूव करेगा तो सेंट्रॉइड भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, कहीं ना कहीं मूव कर रहा होगा। अब है ऑप्शन है कि क्या ये लाइन जो होगा पैरेलल है एक्स एक्सिस के, नहीं, इसका स्लोप देखो ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप 0 होता है, स्लोप 0 नहीं है। पहले इसका चलो स्लोप निकाल लो, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, मैं आपको एक हिंट कर रहा हूँ। देखिए अगर कोई लाइन ना, मैं कहाँ बता दूँ, देखिए
अगर कोई लाइन अपने जनरल इक्वेशन में होता है ना, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है, तो उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? ए है। कॉफिशिएंट ऑफ वाई क्या है? बी है। ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 6 अपॉन -9, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना। तो स्लोप हो गया 2/3। तो सिंपल है बच्चे, आंसर दिख ही रहा है। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, ओनली डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो जो सेंट्रॉयड है वो जिस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है वो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है, वो एक इंक्लाइन लाइन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो जो लाइन है उसका स्लोप क्या है? 2/3 है। तो ये नहीं है, ये तो 3/2, ये 2/3 था। आया समझ में? ऐसे हो गया। तो लोकस का सवाल ऐसा मत सोचो कि ऐसे होता है। सिंपल मैं हिंट कर रहा हूँ, जब भी लोकस का क्वेश्चन निकालना हो ना, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना हो उसको एच के मान लो, ठीक है। उसके बाद सवाल में जो भी कंडीशन दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग चलने का कोशिश करो। सवाल में दिया रहता है हिंट सब कुछ, लोकस वाले सवाल में आपको ढूंढना है कि कौन से कंसेप्ट का यूज करना है। आप कहोगे सर कैसे आएगा? तो मैं स्टूडेंट्स करवाऊंगा, लोकस पे क्वेश्चन करवाऊंगा। कहाँ पे? जो हमारा मेन क्लास चलता है, मैं उसमें लोकस के क्वेश्चंस करवाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे तो हमारा सॉल्यूशन सीरीज का पार्ट है, तो मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना था मेरा मेन मकसद, है ना। लोकस के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, इसको हम लोग करेंगे। जो हमारा जेईई मेन का जो क्लास चलता है उसमें हम लोग लोकस के क्वेश्चन सीखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर हो चुका है। 6 तक नहीं किए हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो 2D ज्योमेट्री करके बना होगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मतलब डाल ही दिया हूँ, और वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए तैयारी में लगे रहो। जय हिंद।